जबलपुर का बरगी बांध और 47 जिंदगियों से भरा एक क्रूज। हेडलाइंस में इसे कुदरती हादसा बताया गया है, मौसम को दोष दिया गया है और मुआवजे का मरहम लगाकर फाइल बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं वो सच सामने रखूंगा जो शायद प्रशासन आपसे छुपाना चाहता है। आज हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद वो क्रूज पानी में तैर रहा था, क्या वो 9 मौतें रोकी जा सकती थी और वो कौन सा पावरफुल सिस्टम है जो चंद रुपयों के लालच में आपकी और आपके परिवार की जान से खिलवाड़ कर रहा है। आज अपने इस चैनल पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि तथ्य यानी कि फैक्ट्स के साथ सिस्टम का वो चेहरा बेनकाब करेंगे जिसे आप अंधा बहरा कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको वो 4 सबूत दिखाऊंगा जो सबूत ये साबित करते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक मर्डर था। चलिए शुरू करते हैं। जबलपुर का खूबसूरत बरगी बांध मध्य प्रदेश के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक। 30 अप्रैल की वो शाम भी बाकी शामों की तरह ही खुशनुमा थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, सूरज ढलने को था और मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक आलीशान क्रूज करीब 47 यात्रियों को लेकर लहरों पर तैर रहा था। बच्चे हंस रहे थे, लोग सेल्फी ले रहे थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि कैमरे में कैद हो रही ये मुस्कुराहटें उनकी जिंदगी की आखिरी यादें बनने वाली हैं। अगले ही पल नजारा बदल गया। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई एक आंधी ने लहरों को काल बना दिया। क्रूज डगमगाने लगा, पानी अंदर भरने लगा और फिर वो हुआ जो आज भी मध्य प्रदेश के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ये एक सिस्टमैटिक मर्डर था? चश्मदीदों के मुताबिक यात्रियों ने खतरा भांप लिया था। उन्होंने क्रू से बार बार मिन्नतें की कि हमें वापस ले चलो। लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं लेकिन क्रू ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि क्रूज का संतुलन बिगड़ गया। जब पानी क्रूज के अंदर आने लगा तो भगदड़ मच गई। 47 लोग सवार थे लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से टिकट सिर्फ 29 लोगों को ही दी गई थी। यानी क्षमता से ज्यादा लोग बिना किसी रिकॉर्ड के उस क्रूज में उस वक्त सवार थे, जिसकी वजह से क्रूज हवा के दबाव से एक तरफ और ज्यादा झुक गया। पलक झपकते ही क्रूज डूब गया, चीखें पानी में दफन हो गई। रात के अंधेरे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक जब पानी से लाशें निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो पत्थरों का भी दिल दहल गया। इस हादसे में दिल्ली से आया एक परिवार भी था, मैसी परिवार। रेस्क्यू टीम को जब मरीना मैसी और उनके 4 साल के मासूम बेटे त्रिशान का शव मिला तो मंजर देख गोताखोरों की भी आंखें भर गई। मौत के उस आखिरी और सबसे डरावने पल में भी मां ने हार नहीं मानी थी। मरीना ने अपनी लाइफ जैकेट के भीतर अपने कलेजे के टुकड़े को इतने जोर से भींच रखा था कि काल का क्रूर झोंका भी उन्हें अलग नहीं कर सका। वो मरते दम तक अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। आज ये तस्वीर हमारे सिस्टम से एक सवाल पूछ रही है कि उस मासूम की क्या गलती थी। एक माँ का प्यार इस तस्वीर में साफ दिखाई देता है लेकिन एक सिस्टम की एक गलती भी साफ तौर पर दिख रही है। पिता प्रदीप मेसी और बेटी सिया तो बच गए लेकिन जब उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है तो अब वो जीकर भी क्या करेंगे? क्या कोई मुआवजा उस माँ की ममता और उस बच्चे की किलकारियों को वापस ला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन की जिसके लिए आप इस चैनल पर आते हैं और सारी तफ्तीश ढूंढते हैं। बरगी हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का नतीजा था। इसके सबूत मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला, मौसम विभाग की चेतावनी को अनसुना करना। हादसे से करीब 4 घंटे पहले ही मौसम विभाग ने आंधी और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया था और नियम कहते हैं कि ऐसे मौसम में कोई भी बोट या क्रूज पानी में नहीं उतारा जाएगा। तो फिर किसके आदेश पर यह क्रूज 47 जिंदगियों को लेकर बीच मझधार में गया? ये सवाल बनता है सिस्टम से और उस क्रूज कंपनी से। दूसरा, डीजल इंजन का अवैध उपयोग।
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साफ उल्लंघन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि नर्मदा नदी और बांधों में डीजल से चलने वाले क्रूज नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन यहां बरगी डैम में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ये क्रूज न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था बल्कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में भी फेल था। तीसरा, ओवरलोडिंग और ब्लैक मार्केटिंग। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि टिकट सिर्फ 29 लोगों के काटे गए थे, लेकिन क्रूज में 47 लोग सवार थे। बाकी के 18 लोग कौन थे? क्या ये एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में क्रू की मिलीभगत थी? जब सुरक्षा के उपकरण जैसे कि लाइफ जैकेट सीमित हों तो ज्यादा लोगों को बिठाना सीधे तौर पर मौत को दावत देना है और ये बहुत बड़ी लापरवाही में आता है। और चौथी लापरवाही, लाइफ जैकेट की अनदेखी। चश्मदीदों का कहना है कि यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य नहीं किया गया था। कई यात्रियों के पास जैकेट थी ही नहीं। अगर हर यात्री के पास लाइफ जैकेट होती तो शायद ये मौत का आंकड़ा इतना ना बढ़ता और शायद मौतें ही ना होती, क्योंकि जब सबके पास लाइफ जैकेट होती तो सब बच पाते। पांचवी गलती मैं आपको बताता हूं, मंत्री जी का हैरान करने वाला बयान। जब प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी से पूछा गया कि डीजल बोट्स पर बैन के बावजूद ये क्रूज कैसे चल रहा था, तो उनका जवाब था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जरा सोचिए, जिस विभाग के वो मंत्री हैं वहां नियमों का इतना बड़ा उल्लंघन हो रहा है और उन्हें पता ही नहीं है। कल को कोई बड़ी घटना होगी और कुछ उनसे सवाल पूछा जाएगा तो साफ तौर पर एक ही जवाब मिलेगा कि उन्हें पता ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और क्या ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जिसको अपने विभाग के बारे में ही नहीं पता कि उसके विभाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। हादसे के बाद क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है। पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटे लाल और टिकट प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। मैनेजर सुनील मरावी को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए और मुआवजे का ऐलान हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये छोटे कर्मचारी ही असली गुनहगार हैं? क्या उन बड़े अधिकारियों और पावरफुल लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे सालों से ये अवैध खेल चल रहा था? क्या जांच कमेटी की आंच उन मंत्रियों और विभाग प्रमुखों तक पहुंचेगी जिन्होंने सुरक्षा के बजट को शायद फाइलों में ही दबा दिया? दोस्तों, आपको याद होगा मध्य प्रदेश के धार में ही कुछ दिन पहले एक सड़क हादसा हुआ था जहां 16 जिंदगियां खत्म हो गई थी। अब बरगी में 9 लोग जल समाधि ले गए। हर बार जांच बैठती है, हर बार मुआवजा दिया जाता है, लेकिन क्या कभी सिस्टम बदलता है? क्या मुआवजे की वो 2-4 लाख की रकम किसी की जिंदगी की कीमत हो सकती है? अगर हाँ, तो मैं कहता हूं कि सिस्टम से जुड़े इन लोगों को ही इतनी रकम दे दी जाए और हर वो मासूम और हर वो मां को वापस लौटा दिया जाए। दोस्तों, मैंने आपको घटना का सार बताया और घटना की लापरवाही के सबूत दिए और जिम्मेदारों के बारे में भी बताया, लेकिन इससे हमारा क्या सबक है? इससे हमारी और आपकी क्या सुरक्षा है? दोस्तों, इस केस स्टडी का मकसद सिर्फ मेरे को ये सबूत देना, खबर सुनाना या लापरवाहियां गिनाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हम अक्सर अपने परिवार की खुशी के लिए पिकनिक पर जाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, लेकिन अगली बार जब आप किसी बोट या स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग कुछ भी करें तो कुछ सवाल जरूर करें। क्या आपने लाइफ जैकेट पहनी है? अगर क्रू नहीं दे रहा है तो मांगिए, ये आपका हक है, ये आपकी जान बचाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। क्या मौसम ठीक है? स्कूबा डाइविंग हो, स्काई डाइविंग हो या बोट डाइविंग, कुछ भी हो, अगर आसमान काला है या हवा तेज है तो अपनी और अपने बच्चों की जान जोखिम में बिल्कुल भी ना डालें। उस बोट से, उस एडवेंचर से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लें, भले ही आपके पैसे बर्बाद क्यों ना हो रहे हो। सिस्टम नकारा है, ये हम देख चुके हैं। प्रशासन अंधा है, बहरा है, ये भी साबित हो चुका है। इसलिए अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। प्रशासन की नींद तभी खुलेगी जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे। उन परिवारों के लिए कमेंट्स में ओम शांति जरूर लिखें जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि बरगी जैसी त्रासदी फिर कभी किसी और परिवार के साथ ना हो। प्रशासन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम सिर्फ तमाशबीन नहीं हैं, हम जवाब मांगना जानते हैं, हम जनता हैं, हम परिवार हैं और हमारा भी जीवन है। तो ये थी बरगी हादसे की वो परतें जिन्हें अक्सर रफा दफा कर दिया जाता है। याद रखिए, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे ये लापरवाहियां हादसों का नाम लेकर दोहराई जाती रहेंगी। हादसा, मुआवजा और फाइल बंद। प्रशासन और सिस्टम को जगाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप भी मानते हैं कि न्याय सिर्फ मुआवजे में नहीं बल्कि जिम्मेदार लोगों को
जेल भेजने में है, उनको उनके पद से हटाने में है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही गहरी रिसर्च और सच को बेनकाब करने वाली इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी जब नई वीडियो आए तो वो आप तक जरूर पहुंच जाए। मुझसे सीधे जुड़ने के लिए और हर वीडियोस के पीछे के रिसर्च फाइल्स को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहे और सवाल पूछते रहें। जय हिंद।